हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की ये वीडियो कुछ क्वेश्चन बेस्ड है और कुछ मेरे अपने जो है ओपिनियंस होंगे जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक शेयर करना चाहूँगा। आजकल एडवर्टाइजमेंट रन करता है तो बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं। उनमें कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं। जो पेशेंट यूट्यूब देख कर आते हैं वो तो काफ़ी सारी वीडियोस देख लेते हैं, बट वो पेशेंट जो इंस्टा ऐड से या फेसबुक ऐड को देख कर के आते हैं उनके मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि ट्रीटमेंट सर क्या 100% क्योरेबल है। एक मन में उनका ख्याल रहता है क्या इस ट्रीटमेंट से हम 100% ठीक हो जाएंगे। चलो वो तो पूछना ठीक होता है, बट वो अक्सर ये पूछते हैं सर क्या गारंटी है। ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मेडिकल फील्ड में बिल्कुल भी जो है कहते हैं ना अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर एज ए जो है कहते हैं हीलर वो वर्क करता है और अपना बेस्ट देता है, वो एज ए गारंटर नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। जितने भी कार्डियो जो है एक्सपर्ट हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्या आपने कभी उनसे किस तरह की किसी भी गारंटी का वर्ड सुना है? या आप उनसे कह सकते हैं सर आप लिख कर पेपर पे दें हमें गारंटी चाहिए, देन वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आई थिंक फिर वो तो पैनिक हो जाएगा और गुस्सा हो जाएगा, बिकॉज ये नॉनसेंस क्वेश्चन है आपके। डॉक्टर का काम है अपना बेस्ट देना। मेडिकल फील्ड है, ये किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत समझाता हूँ प्यार से, आप जिससे भी ट्रीटमेंट लें, जिनको आप अच्छा समझते हैं उनसे ट्रीटमेंट लें। बट ये क्वेश्चन काफ़ी हर्ट करता है कि आप गारंटी की बात करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई गारंटी के नाम पे आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल जो ट्रीटमेंट आपका मैं बहुत कम पैसे में कर दूंगा, वही ट्रीटमेंट का अगर मैं बहुत हाई कास्ट आपसे ले लूँ, आप दे भी दोगे। मैं ऐसा नहीं करता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जबकि मैं ले सकता हूँ, कुछ लोग 3 महीने में, कुछ लोग 1 महीने में ठीक हो, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग उससे कम या ज़्यादा भी ट्रीटमेंट लिए। डिपेंड ऑन द केस, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। एनीवे, क्या ये दुरुस्त होता कि 1 महीने में जो ठीक हो गया उससे भी 50,000 लाख रुपए ले जाते और जो 6 महीने में ठीक हुआ उससे भी ले जाते हो? दैट्स नॉट गुड। तो इस तरह से आप किसी से भी ट्रीटमेंट लें, इस तरह से जो ट्रैप से आप बचिए कि कोई गारंटी लेकर के आपसे 1,50,000 रुपये ले रहा है, आप उसमें फंस गए कि चलो उसने लिख दिया है गारंटी मैं लेता हूँ, क्या ज़मानत है वो? कुछ लोग ये कहते हैं कि सर उन्होंने गारंटी ली है कि हम ऑपरेशन करा लेंगे और कराने के बाद अगर कुछ भी फेलर होता है तो हम वापस से आपका ऑपरेशन करेंगे। इन पेशेंटों को कैसे कोई समझाए कि बॉडी आपकी, कट आप पे लगेगा, इंसिजन आपका होगा, वो बार बार जो आप ऑपरेशन कराएंगे उसमें बॉडी का नुकसान आपका होगा या सर्जन का होगा? बेड रेस्ट आप करोगे, डिफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपके एनोरेक्टल एरिया में होगा वो आपकी बॉडी में होगा, ना कि सर्जन के होगा। इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझिए। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपका ही नुकसान है। जैसे मोस्टली जो लोग कई बार ऑपरेशन करा लेते हैं पाइल्स में, उनको इनकॉन्टिनेंस होने की समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। या जिनका फिशुला स्पिंटर को टच करके चला जाता है उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। या जिनका फिसर उसी एरिया में रहता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सर्जरी से जो है बहुत ज़्यादा जो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ सर्जन जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे रिसेंट कुछ लोगों से ये फीडबैक मिला है कि सर्जन ने कह दिया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ऑपरेशन नहीं है, इसमें रिकरेंसेस के चांसेस रहते हैं। तो मैं उन्हें बहुत अच्छा सर्जन कहूँगा, बिकॉज उन्होंने फैक्ट को आपके सामने रिवील कर दिया। अगर वो फैक्ट को रिवील नहीं करते तो आप उनसे नहीं किसी और से सर्जरी करा के फिर वो प्रॉब्लम फेस करते तो आपका पैसा भी जाता और साथ में आपकी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता वो वर्स कंडीशन में चला जाता। अब एक लेडीज़ का मैसेज था, चूँकि प्राइवेसी की वजह से मैं जो है किसी का यानी यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाहता। जिनकी परमिशन होती है उनका लगाते हैं, उनका रिकॉर्ड करते हैं। अभी भी देखिए आज हमने 2 पोस्ट किए हैं, इसमें एक राकेश साहब को तो चला ही गया, साथ में एक और लेडीज़ हैं।
एक की एमआरआई हमने रिपोर्ट लगाई जिसमें उनका पाइल्स ऑफ फिशर का जो कंसर्न था वो ठीक हो गया, एमआरआई नॉर्मल हो गया, उसमें फिशर वगैरह में कुछ आया नहीं। तो वो पोस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और इसी तरह एक और फिशुला पेशेंट है जो बिहार के, उनका भी हमने क्या बोले सर अब तक तो ठीक है, काफ़ी महीनों से ट्रीटमेंट उनका बंद है, ऐसा नहीं रिसेंट है। तो हम टाइम टू टाइम पोस्ट भी करते रहते, ये एविडेंस दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वी आर नॉट जस्ट कंटेनिंग एंड कैरिंग आवर ओल्ड डेटा, वी आर प्रोवाइडिंग एंड अपलोडिंग एंड अपडेटिंग आवर लेटेस्ट क्योर्ड पेस्ट पेशेंट डेटा, जिससे आपको स्ट्रेंथ ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी हो गया था, कोई ठीक हो गया था, दैट्स ओनली आर वीडियोज अवेलेबल ऑन माई चैनल एंड दैट आई एम कंटेनिंग एंड फॉरवर्डिंग टू पेशेंट फॉर ए बिजनेस पर्पज। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने लोग दे सकें। मोस्टली लोग तो जब ठीक हो जाते तो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, कई लोगों के साथ मेरा ऐसा जो एक्सपीरियंस रहा है कि वंस दे कम्प्लीटली क्योर्ड दे फॉरगेट। जब तक ठीक नहीं होते उनके वर्ड क्या होते हैं मैं बताता हूँ। सर अब बस आप हमारा फिशुला ठीक कर दो, आप हमारे लिए माई बाप भगवान हो, हमारे पास 10 पेशेंट है सर, हम आपको देंगे। हमें पता है अच्छे से कि पेशेंट को तकलीफ है, पेशेंट जो है अभी इस वक्त सफरर कंडीशंस को, स्टेज को फेस कर रहा है, दैट्स वाई दे आर सेइंग लाइक दिस वन। ये रियलिटी है। जब आप तकलीफ में होते हो तो बहुत कुछ वादे कर लेते हो, मन्नतें मान लेते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो फलां के दर्शन को आऊँगा, फलां की मज़ार पे चद्दर चढ़ाऊँगा, फलां जगह जाऊँगा, ये सब कुछ कर लेते हो, दान कर लूँगा, सजदे कर लूँगा, रकाते नफिल मान लेता, सदके मान लेता, दान पुण्य, बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कंप्लीट होते हो या तो आप उन्हें कर देते हो या भूल भी जाते हो कुछ लोग, या डिले कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर्स की मेंटालिटी है, इसमें किसी तरह की मैं वो शिकायत नहीं करता हूँ। मैं उनसे पहले ही करता हूँ आप आए हो, हम आपकी सेवा अच्छे से करेंगे, आप ठीक हो जाओ, आप बस इतना हम चाहते हैं। आप किसको लाओगे नहीं लाओगे इट डजेंट मैटर, बिकॉज आपने पेमेंट किया है हमें, आपने हमारी सर्विसेज पर ट्रस्ट दिखाया है, तो इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट यू एज मच एज पॉसिबल, जो हमारा बेस्ट हो, दैट्स इट। लेकिन काफ़ी लोग नहीं सर, अच्छा मैंने देखा है मोस्टली ना के बराबर है। एक दो हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, वो हमें रिकमेंड करते हैं एज ए प्रायोरिटी बेस। जब भी कोई इस तरह के केसेस आते हैं तो उनका काफ़ी फीडबैक कई लोगों की तरफ से आया है और कई केसेस भी आए, बट वो दाल में नमक की तरह से है। बट मैं नहीं कहता कि इस वीडियो के जरिए कि नहीं आप भी करो, नहीं, बट आप ये मत कन्विंस करने की कोशिश हमें करिए कि हम इतने पेशेंट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट इसके से अलावा आप जो है अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करिए, जहाँ से भी ले रहे हैं कोई अच्छे डॉक्टर से, वहाँ से ठीक होने की सोचिए, ना कि इस तरह से। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक ये था कि आप कैसे इससे बचें। तो आप किसी भी तरह का स्टेप लेने से पहले आप सर्च करें, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करें, किसी लॉयल एंड जेन्युइन पर्सन से आप जो है कंसल्टिंग कराएं, काउंसलिंग लें, भले 1000-500 रुपया लगे। आप उनसे कहिए सर आप भले फीस ले लें लेकिन मुझे क्लियरली बता दीजिए कि इसमें मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। कोई जेन्युइन बंदे से बात करिए ना, क्रॉस बात करिए। जैसे होम्योपैथी है तो क्रॉस पर्सन से बात कर लीजिए किसी और से, या आप ऑपरेशन कराने जाते हो क्रॉस पर्सन से बात कर लीजिए, सेम पर्सन से मत बात करिए अगर आपको लगता है तो। हालांकि होता क्या है, सर्जन कहता है कि ऑपरेशन के बिना इलाज नहीं है और होम्योपैथ वाले कहते हैं कि नहीं इसमें यही ट्रीटमेंट है। तो मैं कहता हूँ अगर सर्जन कहता है ये सक्सेस है तो उनका सक्सेस रेट देख लो, अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है कि मैं ठीक करता हूँ मेरे यहाँ इसका एविडेंस बेस्ड डेटा, तो उनका एविडेंस बेस्ड डेटा देख लो। दोनों में फैक्ट चेक जरूर करो। फैक्ट चेक करने से आपको एक एविडेंस बेस्ड जो है मिल जाएगा। अच्छा एविडेंस बेस्ड कैसे चेक करेंगे, 1-2 मिनट की वीडियो पे भरोसा मत किया करें, लंबी लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा ट्रस्ट किया करें, क्योंकि 1-2 मिनट का कंटेंट तो एआई जनरेटेड भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होती हैं वो एआई जनरेटेड नहीं हो पाती मोस्टली। अच्छा ह्यूमन बेस्ड अगर हमारी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन होती है तो उसका एक बेनिफिट होता है कि उसमें रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप ऑडियो वीडियो में इजीली क्रॉस एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन के जरिए जान सकते हैं कि ये मतलब कोई क्वेश्चन बेस्ड पहले से प्री प्लान्ड ऑडियो वीडियो या कि रैंडम है। तो इससे भी आपको वीडियो की ऑथेंटिसिटी को जज करने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि आजकल नेट की दुनिया में बहुत सारे फेक फ्रॉड होते हैं। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा,
किसी भी डॉक्टर्स का या सर्जन का 100 अपान जो सक्सेस रेट नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, एनी वन इन दिस होल वर्ल्ड could not be 100 upon 100. Only the God have this power. None other than can. पॉसिबल ही नहीं। हाँ, बट जिनका सक्सेस रेट अगर 80 से 90% भी है, समझो बहुत है, पार एक्सेलेंट है। हम मेडिकल फील्ड में 70% यानी 50 से एबो को अच्छा मानते हैं, 60 से 70 को गुड मानते हैं, और 70 यानी 75% जैसे कॉलेज में तो डिस्टिंक्शन की बात हम करें तो 75 उससे प्लस 80 को हम एक्सीलेंट मानते हैं, बहुत अच्छा है। तो अगर ये रिजल्ट किसी के पास मिलता है तो समझो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत सक्सेस रेट अच्छा है, क्योंकि 100 अपॉन 100 तो होना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड पैरामीटर्स होते हैं। हो सकता है उसने लाइफ स्टाइल अच्छे से ना फॉलो की हो सकता है उसने मेडिसिन टाइमली ना ली हो सकता है उसकी बॉडी उस इस तरह की मेडिसिन को सही से जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रही हो, बहुत सारे हो सकता है उसका वर्क प्रोफाइल ऐसा हो जो कि बहुत ही टॉक्सिक लेवल का हो सकता है उसका एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो सकता है उसका ऑरा बहुत डिप्रेस हो, बहुत सप्रेस हो सकता है उसकी एनर्जी लेवल बहुत वीक हो। तो देयर इज सो मेनी थिंग्स एंड पैरामीटर्स डिपेंड ऑन योर हीलिंग एंड टेकिंग द टाइम। चलो उन सबको छोड़ते हैं, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट 1 से 2 महीने में पता चल जाता है कि ये मेडिसिन मेरे ऊपर कितना काम करेगी या ना करेगी। भले ट्रीटमेंट का प्रोसेस लॉन्ग होगा, बट द मेडिसिन विल शो द रिजल्ट विद इन अ मंथ। ये हमारा सीधा वसूल होता है कि अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हो तो आई सेड दैट कि अगर आपको 1 मंथ में रिजल्ट मिलता है, एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड से लो या हाई, तीनों सिनेरियो, हाई मिलेगा तो डेफिनेटली आप रुकोगे, एक्सपेक्टेड मिलेगा तो भी रुकोगे, अगर एक्सपेक्टेड से लो मिलता है तो भी चांसेस होते हैं कि आप रुकोगे, और रुकना भी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कि नल दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता, तो हम उस सिनेरियो में आपके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द डिसीजन कि आप कुछ देर रुकना चाहते हैं या कहीं और सफल करके देखना चाहते हैं। हम उसमें फ्री छोड़ देते हैं फिर पेशेंट को। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली ऐसा होता नहीं है, 1-2 पेशेंट ऐसे रहे जिन्होंने पेशेंट से बात ही नहीं कराई, अपने एंड से खुद ही बता लिए और अपने ही ट्रीटमेंट मंगा लिए। फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, हस्बैंड ने बात कर ली, लेडी से बात ही नहीं करा कि व्हाट सी इज सफरिंग, व्हाट सी हैव द प्रॉब्लम फेसिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम ऑन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटेंसिटी, वो सिविरिटी, वो कट टू कट क्वेश्चन करना जो है वो ऑन बिहाफ आप बता रहे हो, सही से एक्सप्लेन नहीं करो, तो यहाँ भी कभी कभी ड्रॉबैक हो जाता है। तो मेन जो क्वेश्चन जो था वो ये कि सर्जरी का जो कॉन्स क्या है। तो सर्जरी का सबसे जो बैड कॉन्स ये है वो है कि रिकरेंसेस के चांसेस और एक बार में ठीक नहीं होना। अभी जो हम इससे पहले मैं किसी का फीडबैक पढ़ा था, सर हमने 2 बार सर्जरी करा ली, एक बार छासूसरा करा ली, एक बार ओपन सर्जरी करा ली, उन्होंने उसमें डॉक्टर का हॉस्पिटल का सब नाम लिखा है, बट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए इसकी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आए जिनकी 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी यानी होम्योपैथी के कंपनियां उनको रन करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन की, उनके अपने हॉस्पिटल्स रन करते हैं। तो हम कभी नहीं कहते कि नहीं हम ही करते, वो नहीं करते, नहीं, सब आदमी का अपना एक कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज फील्ड होती है एवरी डॉक्टर साहब, और सक्सेस रेट भी कभी कभी वेरी करता है, बट आप क्रॉस चेक कर लें कि उनका कितना अच्छा सक्सेस रेट है, फिर उसके बाद ट्राई करें, कोशिश करें कि ऑपरेशन ना कराना पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सक्सेस होता नहीं है आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी रिकरेंसेस के चांसेस देखे गए, क्योंकि आपने उसको फिजिकली छेड़खाने की इंसीजन जहाँ भी लगता है वो पार्ट कमज़ोर होता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि इंसीजन से बचो, क्योंकि स्टिचिंग जब होती है इंसीजन के बाद तो वो पार्ट हील होने में टाइम लेता है, और जो भी पार्ट बॉडी में हील होने में ज़्यादा टाइम लेगा वो एज अदर पार्ट ऑफ द बॉडी की उतनी स्ट्रेंथ नहीं रखेगा जितना अदर, इसीलिए देखिए वहाँ स्कार हो जाता है और वो लाइफ टाइम रह जाता है स्कार। जबकि आप मेडिसिन से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, डाइट प्लान मेडिसिन को यानी साथ में ला करके, तो इसका बेस्ट वे है। हाई ग्रेड फिस्टुला में तो सर्जन क्लियरली आपको कह देगा कि नो चांस टू कंप्लीटली हील विद इन 1 सर्जरी। जैसे कि आरती के केस में हुआ था, उन्होंने मेंशन, मैंने नाम कर दिया, सॉरी फॉर दैट, निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन वो लेडीज़ हैं, उन्होंने, उनके सर्जन ने खुद कह दिया था, हालांकि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, उन्होंने तो सामने से कह दिया कि वो तो प्रिपेयर कर रहे थे 6 मंथ बाद अगेन सर्जरी को, लेकिन बट हुआ क्या, वो शॉक्ड हो गए कि इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है।
बट इन सब के बाद भी मैं कहूँगा कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सर्च कर लीजिए, या जिन्होंने कराया उनसे पूछ लीजिए, उनके ओपिनियन देख लीजिए। आजकल क्या नेट पे ट्रेंड हो रहा चल रहा है कि एक ने करा लिया, अगर सक्सेस हो गया तो उसकी वीडियो बनाने लगा है वो व्यू के चक्कर में, और फिर वो क्या करते हैं इन द एंड अपने इंटरनल कहते हैं ना वो सोर्सेज से वो सेटिंग कर लेते हैं कि आपके थ्रू जो आएगा उस पर इतना % कमीशन होगा। ये फैक्ट है, इसे आप सर्च करके देख लो। हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं है, बिकॉज हम इस तरह के किसी भी तरह के जो अनऑथराइज एक्टिविटी को हम अलाउड नहीं करते, क्योंकि दिस प्रोफेशन इज़ वेरी जेन्युइन एंड ट्रस्ट बेस्ड होता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो बहुत गलत करता है, उसे नहीं करना चाहिए। चाहे वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हों, चाहे यूट्यूब के फॉलोअर्स हों, चाहे व्यूज़ के बारे में बात करें। हमारे देखिए वीडियो में 200 300 400 व्यू तक रहते हैं, सिर्फ एक वीडियो वायरल हुई जो 30K से ऊपर गई थी बस। तो ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अवेयर रहें, बी केयरफुल रहें, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से ट्रीटमेंट लें, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इसकी वहाँ से ट्रीटमेंट लें, टाइम कम समय में जहाँ ज़्यादा रिजल्ट मिलता है वहाँ पे जाएं। कुछ लोग 13 महीने करके आ रहे हैं, कोई साल भर ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है। मैं इस तरह के ट्रीटमेंट को फेवर नहीं करता अनलेस कि वो पेशेंट वहाँ से बहुत सीवियर केसेस में ठीक हो चुका और अब कुछ बाकी रह गया तो उसे वहाँ से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो 90% तक हील हो जाते हैं, 5-10% में लटक जाते हैं और उनकी फुल रिकवरी होने में वहाँ टाइम टेकिंग है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग वहाँ से ना हटे, वो वहाँ पे जमे रहें, पड़े रहें और अच्छे से ट्रीटमेंट लेते रहें। लेकिन कोई ऐसा है कि जिसका 10 से 5, 15, 20, 30% तक जाने में उसको सालों लग गए, 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, ऐसे लोग वहाँ से हटने के बारे में या चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। हम नहीं कहते आप सोचिए, हम हमेशा कहते हैं जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। बट टाइम देने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आप टाइम स्पॉइल करें, वेस्ट करें, वहाँ बर्बाद करें टाइम एंड मनी। ऑपरेशन कंडीशन में तो इसका चांस ही नहीं होता। आप एक बार करा लिए, सर्जरी फेल हो गई, फिर कराओ, फिर इन द एंड वो डॉक्टर खुद कह देंगे सर की बस एक लिमिट थी, आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। या हो सकता है कि कर दिया उन्होंने, अब आपका इनकॉन्टिन्यूस होगा तो आप सरेंडर कर लेंगे। अभी एक रिसेंटली लेडीज़ हैं, शायद वो इस वीडियो को देखें, हमारे कंसल्टिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद अब मेरी ऐसी हालत हो गई है, और वो ओसीडी की पेशेंट हैं और बहुत नीट क्लीन रहती हैं, तो उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अब वो कहीं जा नहीं सकती। अगर अर्जिंग हो गई तो कंट्रोल नहीं होता। अब जब कंट्रोल नहीं होगा तो अब कहाँ जाओगे, डायपर पहन के घूमोगे या फ़ौरन आपको ट्रीट जाना पड़ेगा। अच्छा ओसीडी उनको बार बार नीट एंड क्लीन के तो उस चक्कर में उनको बार बार वॉश करते हैं, उससे भी उनके उस एरिया में काफ़ी दिक्कतें होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अच्छा सर्जन ने क्या बोल दिया कि बोले कि लेज़र के ट्रीटमेंट करते समय आपकी मसल शायद वीक रही होगी, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी। और उन लेडीज़ ने कहा कि अगर सर्जन ये मुझे पहले बता देते तो मैं कराती नहीं, क्योंकि अब तो मेरे सामने उससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, अब मैं इसे कैसे मैनेज करूं, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ टू मैनेज विद दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई गो टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सेरेमनी, मैरिज और ट्रैवलिंग वट। उस कंडीशन में चलो आपका स्टूल हार्ड था तो आप सॉफ्टनर ले सकते, पेन होता तो पेन किलर ले लेते, मैनेज कर लेते, सिर्फ बात ले लेते, डॉक्टर के हिसाब से एस चीज़ों को फॉलो कर लेते, दैट वाज मी मैनेजेबल। बट व्हाट विल बी हैपन वंस योर स्फिंक्टर फेल्ड आर अनेबल टू होल्ड और कंट्रोल योर स्टूल। जब वो आ जाएगा तो चूंकि स्फिंक्टर आपका सही से वर्क कर नहीं रहा तो आप उसे होल्ड ही नहीं कर सकते। कुछ लोग तो डायपर लगा के रखते हैं क्योंकि उनका टोटल लॉस हो जाता है। एक देखिए आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। एक पार्शियल लॉस होता है और एक टोटल लॉस होता है। पार्शियल लॉस में वो डिपेंड करता है कि कितना आपका नुकसान हुआ है, उसको बोलते हैं कहते हैं उधारी भी पार्शली पेमेंट है। भाई 100 रुपये देने थे, उसने 10 रुपये दिया, 20 रुपये दिया, 30 रुपये दिया, कितना पेमेंट है, पार्शली पेड है। तो पार्शली जब रहता है यानी कुछ हुआ कितना, वो डिपेंड करता है। और एक टोटल लॉस जाता है, टोटल लॉस में तो डायपर के बिना आप रह ही नहीं सकते, आपको पहनना ही पहनना है। बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है, ऊपर वाला सबको बचाए इस तरह के कंडीशन से, इस तरह की डिसीज से। जिनके साथ होता है उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल, तो कहीं खड़े नहीं हो सकते, ऑफेंसिव ऑर्डर आने लगती है। क्योंकि वो जो स्प्रिंटर का रास्ता है, कैसे अभी स्टूल आपको जहाँ करते हो उसमें देखिए लगी रहती चिमनियाँ, वहाँ से निकलने की गैस पास करने के लिए सब कुछ आप फ्लश करते हो, अंदर जाते हैं तो जो भी XYZ रहता है। आप ये सोचो जब आपका मल द्वार के अंदर से जो है डायरेक्ट मामला रहेगा तो वो ऑफेंसिव ऑर्डर जो थ्रू आउट आपके गट के रहते वो भी बाहर होने के चांसेस रहते हैं ना। तो जो स्मेल आएगी आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, इतनी फाउल ऑर्डर स्मेल आती है उसमें से। तो ये पेन, ये कष्ट तो वही समझ सकेगा
जिसने जिसने इसे फेस किया है। वो लोग तो कभी नहीं समझ सकते जिन्होंने फेस ही नहीं किया है, उनको तो शौक चला रहता है। कुछ लोग बात करते करते, सर हमारे हमने तो जस्ट आई हैव फॉरवर्डेड दिस क्यूरी और आई हैव ऑलरेडी अपॉइंटमेंट डन एंड फला डेट को हमारी सर्जरी खत्म। आपको किसने रोका भाई? बॉडी आपकी, पैसा आपका, टाइम आपका, जो करना है करो। Being a doctor, it's our sole responsibility to let aware you what is the pros and cons of the medicine and surgery. इसमें 10 बार फेलर हो गए, 10 बार चांस रहेंगे आपको मेडिकेशन एंड डाइट से आपको हील करने के लिए, बट उसमें एक बार भी आपके लिए फैटल हो सकता है। जैसे ही स्पिंटर कटा, आप गए, कितना गए वो डिपेंड करता है किस लेवल का कटा, पार्सली गए या फुली गए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, बी केयरफुल, ताकि आप 10 बार सोचें। जब आप एमआरआई कराते हैं तब आपको पता चल जाता है कि ये कंडीशन, ये डिसीज आपके स्पिंटर को टच करके, पायरेसिंग करके गुजर रही है नहीं गुजर रही है, उसमें पता चल जाता है। एंड एज आई नो, कोई भी सर्जन जो होता है वो बिना एमआरआई के सर्जरी नहीं करता। कुछ लोग आते हैं सर तो कहते हैं सर हमने तो सर्जरी करा ली। हम जब उनसे पूछते हैं कि क्या आपने एमआरआई कराई थी, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर सर्जरी कैसे हो गई? क्या बिना एमआरआई के सर्जरी होती है? इसे हम आम भाषा में ड्रेनेज कहते हैं। कट लगाया, इंसिजन किया, पस को बाहर कर दिया, उसके नाम पे सर्जरी कह के लोगों से ये जो है, मैंने जीपी कहते हैं, सर्जर नहीं होते। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आप लोकल डॉक्टरों के पास जाकर के इस तरह की जो ऑपरेशन करा के, आप जिनका ऑपरेशन नाम देते हो, करा कर आते हो, वो भी एक तरह से सर्जरी कही जाएगी, लेकिन वो नहीं है जो सर्जरी होती है जिसे आप फिस्टुला की जो है सर्जरी के नाम से आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये ड्रेनेज है, जस्ट एक बर्स्टिंग, जिसे फोड़े को कट करते हैं और उसको ट्रेन करना हुआ उसके पल्स को, तो आप एक इंसिजन की, एक कट मारे, एक चीरा मारे, से हम भाषा में कहते चीरा लगा दी, उतना ही होता। उनका कोई थिएटर नहीं बना है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर पूछते कितना पैसा लगा, तब वो बताते सर किसी ने कहा 10,000 ले लिए, किसी ने कहा 15,000 ले लिए, किसी ने कहा 20,000। इससे ऊपर नहीं आते, 30,000 के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो जब जाएंगे तो फिर सर्जरी के उसमें आ जाता है ना। तो हम अंदाजा कर लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, बट ये भोले भाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर्जरी नहीं, ड्रेनेज है। फिर वो इंसिजन करके अपना एंटीबायोटिक देते हैं। कुछ लोगों का माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, वो पेरिएनल एब्सेस की कैटेगरी में रहता है। उससे समझिए जरा था, जब पेरिएनल एब्सेस रहता है तो कोई भी आदमी, फोड़ा हुआ, दर्द हुआ, आप समझे नहीं, अच्छे से डॉक्टर पास गए, उनका भाई आपको ऑपरेशन करना, उसने कट लगाया, उसमें पस निकल गया, और रोज आप आए उनके पास गए, उसने जो है उसका जो है कहते हैं मरहम पट्टी किया, रोज जो है कहते हैं ना वो पट्टी चेंज करते रहे, ड्रेसिंग जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो करते रहे, और उससे जख्म सूखता रहा, थोड़ा सा एंटीबायोटिक भी चलती रही। तो अगर आपका टनल नहीं बना हुआ, जिसे हम ट्रैक कहते हैं, कैनाल नहीं बनी है, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है आपके एनल से, एनल जो है कैनाल से, तो मोस्टली पॉसिबिलिटीज ये रहती है कि वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप वहीं पर। कुछ लोग ठीक भी हो गए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बट आप उससे सर्जरी मत कहो, वो उस तरह की सर्जरी नहीं है जो होती है। तो कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सर हमने तो सर्जरी करा ली, सर्जरी वो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। छाछ सूत्रा की बड़ी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन छाछ सूत्रा के पेन से बहुत कम लोग अवेयर होंगे। उनकी वीडियो देख लिया करें ऑनलाइन, कैसे वो लो ग्रेड में तो कुछ गनीमत है, हाई ग्रेड में सोचो कि जैसे नाक में नकेल लगाते हैं ना, अगर एक आपका है, दूसरा छेद नहीं बना हुआ, तो वो उसको बनाएंगे ताकि वो धागे को नकेल की तरह से पहना सकें, और उसकी थ्रेड से वो काटते हुए नीचे आएगा, ऊपर से हील होते हुए। आप इमेजिन करें, आपका रेक्टम का ये साइज है, ठीक है, आपको समझ लीजिए हाई ग्रेड का फिस्टुला सबसे टॉप पे है, मान लीजिए कि 12 o'clock और 1 o'clock पे है, 6 o'clock सबसे नीचे का है, जिसको हम लोग ग्रेड की जो उसमें रखते हैं, हाई ग्रेड को अपर में हम चलिए 3 और 9 के जो पैरेलल घड़ी का हिस्सा, उसके ऊपर को हाई ग्रेड अगर हम क्लासीफाइड कर लेते हैं रैंडम। तो सोचिए वहां से आपके उस हिस्से को जब थ्रेड पहनाया जाएगा, उसको जो है मेडिकेटेड होता है वो, उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे डिटेलिंग, बस इतना समझिए कि उसको वो नोट करते हैं, हर बार आएंगे खोलेंगे नोट करेंगे, तो हर बार वो टाइट करते जाते हैं, थोड़ा 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 करते, वो उनका प्रोसीजर रहता है। आपको कब बुलाते हैं, 10 दिन बुलाते हैं, 7 दिन बुलाते हैं, डिपेंड करता है, उसके साथ मेडिकेशन वगैरह चलती है। तो हमारे चैनल पे खुद भुक्तभोगी की अपलोडेड है कि सर इतना पेन होता है जैसे लगता है जिंदा आदमी को काट दिया जाए। चलिए मैं इसे कहता हूँ कि ये ज़्यादा एग्जेजरेशन हो गया, कम मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बिना पेन किलर के तो रह ही नहीं सकते, जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होता है जान निकल जाती है। अब इसको तो आप एक तरह से कंसर्न कर सकते हैं कि कितना पेन होता होगा। भाई जख्म है,
जख्म पे और आप जख्म कर रहे हो, यानी जो स्किन अभी यहाँ पे सिर्फ कंसर्न था, यहाँ से यहाँ आया, समझिए यहाँ पे आपका एनस है, ये आपका एनस है, यहाँ पे कनेक्टेड और यहाँ से यहाँ है। तो अब ये जो है यहाँ से यहाँ को इसको ऐसे नकेल पे बांधेगा कि इसको यहाँ से थ्रेड डाल के यहाँ से निकालेंगे तो ऐसे बनेगा। अब इसको एक्सक्यूज करते 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 वो ऊपर से हील होते आएगा, यहाँ से फिर कट के एकदम पूरी चमड़ी अलग हो जाएगी, स्किन आपकी अलग होकर के तब यहाँ से हील होगा। आप कभी सर्च कर लें नेट पे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मतलब पेनफुल प्रोसीजर होता। आई एम नॉट कंडेमनिंग दैट दिस इज नॉट सक्सेस, आई एम सेइंग दैट अगर आपके पास पैरेलल कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जो बिना किसी इंसिजन्स के हो, और उसी के सामने एक ऐसा प्रोसीजर अवेलेबल हो जिसमें कट हो, इंसिजन हो, पेनफुल प्रोसीजर हो, टाइम टेकिंग हो, बेड रेस्ट हो, ड्यूटी का लॉस हो, जॉब स्किप करना पड़े, फाइनेंशियल भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको स्पेंड करना पड़े, पेन किलर भी लेना पड़े, एंटीबायोटिक भी लेना पड़े, मैनेज करना पड़े, ड्रेसिंग करना पड़े, यू कैन इमेजिन एंड थिंक कि कितना लंबा और कितना हेक्टिक प्रोसीजर है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ लोग और क्या गलतियां करते हैं, उन्हें सही से समझ नहीं होती है पाइल्स फिस्टुला फिशर में वो। अच्छा, एक चीज़ और है, इससे पहले मैं बता दूं, पाइल्स कभी भी फिशर या फिस्टुला में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो फिशर होता है उसको फिशुला में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर टू कि पाइल्स फिशर में या इसमें कन्वर्ट हो। पाइल्स फिशुला में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि फिशर में कट लगता है, जबकि कोई पाइल्स रहेगी तो उसमें इंगोज वीन्स के होने के चांसेस होते हैं और उसमें कभी कभी सुराख बन जाए या इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें पस बन जाएगा, जख्म बन जाएगा, तो फिर वो रास्ता बना लेगा। जबकि फिशर में ऐसा नहीं, तो फिशर में स्टूल हार्ड होने की वजह से मोस्टली स्किन जो है फट जाती है, जैसे होठ फट जाते हैं। तो फिशर, ये याद रखिएगा, सिर्फ एनस में नहीं होता, फिशर इन एनो भी हो सकता है, सॉरी फिशर इन लिप भी आपके हो सकता है, यानी कि जो है कट जो आपके होठों पे, इसको भी फिशर कहते हैं। फिशर का मतलब कट जाना, फट जाना, ऐसे क्रैक हो जाना किसी चीज़ का, तो वो लाइनिंग बन जाती है, तो उससे फिशुला हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन पाइल से फिशर नहीं होता, पाइल से मोस्टली फिशुला बनता है और जो है उसमें पस फॉर्मिकेशन होकर के वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, इससे जो है, और फिशर से फिशुला हो जाता है। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को सिम्टम को सही से समझ नहीं पाते और हमारे यहाँ कॉल करके कहते हैं सर मुझे पाइल्स की समस्या है लेकिन बहुत दिनों से सर कोई दर्द नहीं है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि पाइल्स एक अलग चीज़ है, फिशुला एक अलग चीज़ है, फिशर एक अलग चीज़ है। पाइल्स में मोस्टली पेन नहीं होता है, कभी माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, अगर स्टूल हार्ड हुआ या आपने कोई स्पाइसी चीज़ खा ली तो कोई बर्निंग वर्निंग हो जाएगी, फिशर जैसा पेन नहीं होगा। फिशर में कैसा कट लगता है और जान निकल जाती है, आप टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। जिसको क्रॉनिक फिशर है वो आदमी सिर्फ स्टूल और पोटी के नाम से कांप जाता है, इतना इंटेंस पेन होता है। कुछ लोग तो गर्म पानी बाल्टी में करके रखते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ बात लेकर तब बाथरूम जाते हैं, निकलते ही बैठ जाते हैं उसके अंदर ताकि मसल रिलैक्सेशन हो सके। फिशुला में क्या होता है, उसमें भी माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है और इसी भरम में वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं कि चलो इट्स ओके, आई डोंट हैव मच पेन, मैं ज़्यादा कोई सफरिंग नहीं कर रहा हूँ तो लेट्स इट्स बी ओके, देख लेंगे बाद में, को अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा मतलब कंसर्न नहीं है कि जो इसके बारे में मैं सोचूं या ट्रीटमेंट लूँ। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ ये उसी तरह से होता है जैसे दीमक पेड़ के अंदर लगता है और उसको खाते खाते चालते चालते इसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं और अंदर अंदर सुराग बना लेता, ऐसे ही ट्रैक बढ़ जाता। और ऐसे एक आध पेशेंट देखे गए जिनका ट्रैक उनके इंटेस्टाइन तक पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन तक, यानी स्टमक तक पहुँच गया। तो आप अब अंदाज़ा कर लें आप कर क्या रहे हैं। फिर इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता। इसमें जब अक्यूमुलेशन होगा तब आपको पेन माइल्ड टू मॉडरेट होगा, जैसे ड्रेनेज हो जाएगा, जैसे वो कस्ट हो जाएगा, उसमें से जो है जो भी फ्लूइड होगा, जो आपका वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, एलोपस थिक हो सकता है, बट मोस्टली एलोपस थिक जो डिस्चार्ज होता है वो पेरिनल एब्सेस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फिशुला। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी पेरिनल एब्सेस को भी फिशुला समझ लेते हैं और फिशुला को पेरिनल एब्सेस समझ लेते हैं। हालांकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसे बता देगा कि आपको पेरिनल एब्सेस है या फिशुला, और बेस्ट वे कि आप एमआरआई करा लें, फिशुलोग्राम, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है और कौन सा टाइप है, क्या सिवियरिटी लेवल है।
तो इस तरह से आप बाई सेल्फ खुद ही डॉक्टर बनकर सिम्टम्स को इवेल्यूएट मत करने लगें, और इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा हो गई तो आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्फिंक्टर से क्लोज है, दूर है, या बढ़ रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, अंदर क्या हो रहा है। तो या तो आप डॉक्टर को जाके दिखा लें, उससे जान लें, या तो एमआरआई करा लें, बट इसे अनट्रीटेड मत छोड़िए। जब आप अनट्रीटेड किसी भी डिसीज़ को छोड़ देते हैं तो उसकी मिसाल ऐसे रहती जैसे आपने अपने घर में सांप को छोड़ दिया हो, वो कभी भी फन उठा के डस लेगा। दिस डिसीज आर एनी काइंड ऑफ डिसीज लाइक ए स्नेक, वो फन उठाए उससे पहले उसे किल कर दो, उसके सर को कुचल दो। डोंट गिव अ चांस टू लेट इट बाइट यू। और आपको मालूम है वेनम कितना डेंजर होता है, तो कब कौन सी डिसीज फैटल हो जाए आपके लिए, लाइफ कहते हैं थ्रेटिंग हो जाए, पता नहीं होता। और ऐसा प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि कोई आदमी नशा कर रहा होगा तभी उसको कैंसर होता है, नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अच्छे यानी अच्छा कुछ खाते पीते रहते हैं, और कोई भी उनको एडिक्शन नहीं होती है, ना वो बीड़ी पी रहे हैं, ना सिगरेट पी रहे हैं, ना इस तरह का कोई भी एडिक्शन उनको है, शराब हो, अल्कोहल हो, चरस, गांजा, अफीम, कुछ भी दे आर नॉट कंज्यूमिंग, फिर भी उनको कैंसर या ऐसी कोई डेंजर डिसीज हो जाती है। बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है या क्या चलेगा, कब क्या हो जाएगा, आप 100% मेक श्योर नहीं हो सकते। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर बॉडी कोई सिम्टम दे रही है, साइन दे रही है, सिग्नल दे रही है, आप उसे नोटिफाई करके उसे वहाँ पे ट्रीट करने की या उसे मेंटेन करने की, मैनेज करने की जो कोशिश कर सकते हैं। कोशिश क्या, आप उसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, उसे पता भी चल जाएगा कि मेरी बॉडी में कुछ चल भी रहा है। योर लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अच्छा, कुछ लोग क्या चाहते हैं, चैट में ट्रीटमेंट हो जाए, वहीं पे पूरी कहानी रख देंगे, आप डॉक्टर को दे देंगे। भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेडिकल फील्ड, दिस इज हेल्थ सेक्टर, कैन नॉट बी ट्रीटेड ओवर द चैट और ओवर द कॉल। वैसे ही खाली आप बात करो, नहीं, उसके लिए प्रॉपर हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, कंसल्टिंग करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली वी आर चार्जिंग फॉर दैट, बिकॉज टाइम इज द वैल्यू एंड वी आर कीपिंग एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। अब हम कह सकते हैं, पहले हम नहीं कहते थे, अब हम कहने का राइट्स रखते हैं, क्योंकि इतने सारे एविडेंस हमने अपलोड किए हैं इसी बेस पे, ताकि जो है आपको एक ऑथेंटिक डेटा मिल सके। और इन फ्यूचर भी हम इस पे रिसर्च पेपर या कोई चीज़ अगर हमें प्रस्तुत करनी हो, साया करनी हो, तो हम वो कर सकें। इसलिए हम रिकॉर्ड को जो है यूट्यूब पे अपलोड करते चले जाते हैं, और अपनी वेबसाइट पे भी। और एक चीज़ और, प्री एंड पोस्ट इमेजेस भी हम अवेलेबल कराते चले जा रहे हैं, हमारा रिपोर्टेज भी हम डालते चले जा रहे हैं, इसलिए कि डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, ना कि क्वेकरी रहे। तो इस वीडियो में आई थिंक हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि सर वो ट्रैक को कैसे आप हील करोगे, मैं कहता हूं ट्रैक बना कैसे। ट्रैक बॉडी ने बनाया है किसी कंडीशन से, तो बॉडी हील भी करना चाहती है। और जो लोग हमसे एग्री करते हैं वो जानते होंगे कि बॉडी को इटसेल्फ ए डॉक्टर कहा गया है, और इससे बड़ा डॉक्टर आपकी मेडिसिन नहीं हो सकती। मेडिसिन इज द जस्ट वे टू सपोर्ट टू योर बॉडी डॉक्टर। वो इसे सपोर्ट करके उसे जगाती है जहाँ पे उसको सपोर्ट की जरूरत होती, कि उठो, चलो, करो अपना काम, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे इमरजेंसी है, यहाँ पे फौज भेजो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। हम सांस ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, क्या हम कह रहे हैं, हमारी आंखें ब्लिंक हो रही हैं, तो क्या हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सब कुछ मैनेज कर रहा है ना। बॉडी अपने आप मैनेज बहुत सारी चीजें कर रही है ना। तो जो लोग कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, उनको आंसर हमारी वीडियो के जरिए मिल जाएगा। और सिंपल सी बात है, डेड सेल की जगह लाइव सेल प्रोटेक्शन हो जाए, बॉडी में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस इतनी सी कहानी है। तो आई थिंक इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो आपको अवेयर करना है। आई थिंक आप अवेयर हो चुके होंगे। और जो लोग इस तरह की जो है डिसीज़ को फेस कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे कंटेंट, लेंथी कंटेंट और विद एक्सप्लेनिंग कंटेंट आपकी जो खिदमत में हम लाते रहें, ताकि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें और फेक और फ्रॉड और क्वेकरी डेटाबेस से बचते रहें। आपका जीवन सुखमय हो सके, कम से कम पैसे में घर बैठे हो सके। हमारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप देखेंगे नहीं तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे।
तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, हम दवाओं से और जो है मेडिसिन प्लस डाइट प्लान और एज पर नीड्स जिन लोगों पेशेंटों को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हम उन्हें देते हैं। फिर सवाल करते हैं सर हम तो फला जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर, हम तो इतने महीने से होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर, हम तो ये यहाँ से कर, तो दिस क्वेश्चंस हमारे से नहीं बनता, उनसे बनता आपका। आप जब हमारा ट्रीटमेंट लेंगे तो देन यू कैन रियलाइज। देखिए राहुल साहब का नाम लूंगा, दिल्ली के, तो उन्होंने कहा था सर जब तक कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं लेगा वो आपके बारे में जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, और एक बार जब ले लेगा ना तब आपसे छूट उसका रास्ता कनेक्ट हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगा। वो R&D के पर्सन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, वो काफ़ी डीप पर्सन है, वेल एजुकेटेड एंड लिटरेट पर्सन है, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया इधर उधर से होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनका, कुछ लोगों का मैं फैमिली डॉक्टर भी हूँ। तो जब तक आप किसी डॉक्टर से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे। कुछ लोग आते हैं जस्ट रैंडमली मैसेज करते हैं और चले जाते हैं, हम भी उनको मैसेज करके चले जाते हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट का भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी ट्रीट नॉट सेल। मैं अक्सर अपने मैसेज में लिखता हूँ कि वी ट्रीट नॉट सेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी सर्विसेज पेड हैं, हम ट्रीट करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करते। वी आर नॉट पिचिंग अ प्रोडक्ट टू यू टू परचेस आवर प्रोडक्ट, एंड वी विल नॉट मतलब मोटिवेट टू टेक दिस, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को ले लो, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली। बल्कि हम तो कुछ टाइम इतना स्ट्रांग बात कर देते हैं कि लोग सकते में आते हैं कि आप डॉक्टरों के इतना स्ट्रांग कैसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आप समझते नहीं हैं। तो अगर आप समझते हैं किसी को अपना गार्जियन, तो जाहिर बात है गार्जियन कभी कभी आपको स्कोल्ड भी करता, बिकॉज ऑफ ओनली आपके फ़ायदे के लिए। आपके माँ बाप डांटते हैं तो क्या आपके बुरे भले के लिए कि या बुरे के लिए? आपके भले के लिए। तो उसी तरह से डॉक्टर भी कभी पेशेंट को स्कोल्ड करता है तो आप जस्ट ओनली बिकॉज कि आप अच्छे से फॉलो करो, आप ठीक हो जाओ, उसमें आपका ही फायदा है, उसका नहीं। उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल कोई टास्क नहीं है उस आपके साथ उसकी। अभी जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर तैमूर साहब है, ये आयरलैंड के हैं माशाल्लाह, इन्होंने ट्रीटमेंट हमसे लिया, इन्होंने अपना फीडबैक दो वीडियो में दिया हुआ। तो घर बैठे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम सर्जरी। अच्छा, कोई लोग कहते हैं सर हम दिखा के आपसे दिखाना चाहते हैं अपना कंसर्न, उन्हें ये समझ में नहीं आता। वो ये समझते हैं कि जब तक डॉक्टर देखेंगे नहीं तब तक सही से ट्रीटमेंट करने में अनेबल रहेंगे, वो सक्षम नहीं हो सकते। हम उनसे यह कहते हैं कोई भी डॉक्टर आपके फिजिकल यानी जो आपका फोटो है उससे देखेगा या उसके इंटरनल ऑर्गन को देख सकता है अपनी आंखों से? तो सवाल ही नहीं होता अंदर की कोई चीज़। हम कहते हैं जो चीज़ें आप हमें दिखाना चाहते हो बाहर से, वो आप हमें इमेज शेयर भी कर सकते हो, हम देख लेंगे। एट दैट टाइम वो पस आ रहा है नहीं दिखेगा हमें, एट दैट टाइम वो पेन कितना सीवियर लेवल का होता है कोई डॉक्टर आंखों से तो नहीं जज कर सकता, उसके लिए आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक मैटर करता है। तो इसलिए जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ये सब पूछते हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, स्टूल है, आपका पेन है, पस कब निकलता है, कब नहीं निकलता। ऐसा तो मुमकिन नहीं आप जब हमको दिखाना है तभी पस निकले, हो सकता है उस वक्त ना निकले। कौन किस कलर का डिस्चार्ज होता है, एवरीथिंग वी आर टेकिंग द डिटेल विथ यू। एंड इन द होम्योपैथी सिम्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, इसीलिए आज हजारों साल बनी दवाएं आज भी उसी फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसा नहीं वक्त के हिसाब से चेंज हो गई, नहीं, वो दवाएं वैसे फॉर्म में अवेलेबल हैं। हाँ, दवाएं कुछ ऐड हुई हैं और ऐड होती रहेंगी रिसर्च के बेस पे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकोनाइट तब कुछ और थी अब कुछ और हो गई है, उसका फॉर्म कुछ और था अब चेंज हो गया है। हाँ, पोटेंसी जो जिस हिसाब से इसको यूज़ करना चाहे पोटेंटाइज करके अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस पे करते रहे, और ये हज़ारों साल ऐसे बनी रहेंगी, क्योंकि इनका प्रिपरेशन का वे और प्रिस्क्राइबिंग का वे जो डिफरेंट है दूसरी पैथियों से, क्योंकि सिम्टोमेटिक है। यही पेशेंट को हम समझाते तो कहते हैं सर कैसे होगा, वो ट्रैक को कैसे निकालेंगे, उसको काट के जब तक नहीं निकालेंगे तब तो हील कैसे होगा। जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती आप उसे इम्पॉसिबल समझते हो, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। अगर कोई बहुत 400 साल 500 साल पहले कहता कि कभी हम चांद पे भी जा सकते तो दैट नॉट पॉसिबल, बोलेगा नॉनसेंस, पागल है, इसका इलाज कराओ, कुछ भी बकता है। हज़ारों साल पहले अगर किसी ने कहा 500 साल पहले या उससे पहले जब जहाज नहीं थे हवा में उड़ते थे तो कहता अगर कोई कि कभी लोहा भी उड़ेगा तो बोलेगा क्या पागलपंथी वाली बात कर रहे हो। तो ये ह्यूमन नेचर, उसके माइंड की मेंटालिटी है, उसके नेचर में है कि जो अनएक्सपेक्टेड है उसे सीधे डिनाई कर देगा, और जिसे पता है कि नहीं पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, उस पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, उस पर जो है फिर वो शोध करते हैं, तो आगे जब वो इन्वेंट होती हैं तब वाओ मोमेंट क्रिएट होता है। तो वी आर आल्सो
हम कह सकते हैं कि हम भी वाव मोमेंट में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर ट्रीटिंग लाइक वाव। जब पेशेंट ठीक होता है तो देखिए आप वीडियो सुन सकते हैं, कितना थैंक्स बोलता है, कितने उसको खुशी मिलती है कि हमने उसको ऑपरेशन से बचा लिया। हम नहीं बचाते, ऊपर वाला बचा रहता है। वी आर द वे ऑफ क्योर, बट द क्योर इज इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो ऊपर वाला, आपसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, परम पिता परमेश्वर करें, जिस नाम से भी आप जानते हैं, वो वही शिफा देता है। वो शाफी की ज़ात वही है। द क्योर इज ओनली इन हिज हैंड, नॉट इन आवर हैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये गारंटी वारंटी का वर्ड जो है ना, जो लेता है उसके यहाँ चले जाया कर, हमारे पास नहीं आने का। क्योंकि देखो, मैं गारंटी के नाम पे ठगी तो नहीं कर सकता ना, तो जो करते हैं उनके पास चले जाने का। हम बहुत प्यार से समझाते हैं, हम कहते हैं कि आप हमारी गारंटी अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न यही रहता है, क्योंकि वी डोंट वांट टू चीट यू, वी वांट टू ट्रीट यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।